मंसूबा सादा है। सायन और डीएचपीएल को डीएलएल में जम कर दिया जाएगा और वो सब मिलकर एक कंपनी बन जाएंगी। इसकी वजह क्या बताई गई? जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम कोई चाल चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ग्रुप लेवल रीस्ट्रक्चरिंग है। मकसद ये बताया गया कि एक जैसे कारोबार को एक बड़ी मजबूत छत के नीचे लाया जाए, बैलेंस शीट को ताकतवर बनाया जाए और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रुप लेवल? इसका मतलब ये है कि ये कंपनियां आपस में अजनबी नहीं है, इनका कोई ताल्लुक है आपस में? इन तीनों कंपनियों में एक मुश्तरक धागा है और वो है डाउड हरक्यूलिस ग्रुप। लेकिन इससे ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि इस मुंतकली का फायदा असल में किसको हो रहा है। लेकिन किसी भी इंजमाम में एक कंपनी कायद होती है। इस मामले में डीएलएल ही क़यादत क्यों कर रही है? क्या इसके पास इतनी ताकत है? अगर हम 30 सितंबर 2025 को खत्म होने वाले 9 महीनों के नताइज देखें तो डीएलएल का मुनाफा था 12.8 अरब रुपए। 12.8 अरब? जी, अब जरा तस्वुर करें, पिछले साल इसी अरसे में यह सिर्फ 386 मिलियन रुपए था। एक मिनट, 386 मिलियन से 12.8 अरब, ये तो तकरीबन 30 गुना से भी ज्यादा का इजाफा है। ये पैसा कहाँ से आया? क्या ये कोई वन टाइम गेन है, जैसे कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेच दी हो, या इनके बुनियादी कारोबार में कोई जादुई तब्दीली आई है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखें, इसमें कुछ हिस्सा उनकी सरमायाकारी की बेहतर कीमतों का है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उनके बुनियादी कामों की शानदार कारकर्दगी का भी है। सीधी सी बात है, डीएलएल इस वक्त ग्रुप का चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, तो डीएलएल एक पावर हाउस है जो इस इंजमाम की क़यादत कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल, वो सायान और डीएचपीएल को खरीदने के लिए अदायगी कैसे कर रहे हैं? क्या वो नकद रकम दे रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई नकद लेन देन नहीं है। ये एक शेयर स्वैप डील है। शेयर स्वैप? यानी सायन और डीएचपीएल के शेयर होल्डर्स अपनी कंपनियों के शेयर्स वापस करेंगे और बदले में उन्हें डीएलएल के नए शेयर्स मिलेंगे। और इस तबादले का तनासुब क्या है? मतलब किसको कितने शेयर्स मिलेंगे? तनासुब ये है कि डीएच पार्टनर्स यानी डीएचपीएल के हर 100 शेयर्स के बदले शेयर होल्डर्स को डीएलएल के 4.7724 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। और सायन लिमिटेड यानी सायन के हर 100 शेयर के बदले उन्हें डीएलएल के 7.2974 शेयर्स मिलेंगे। एक मिनट, मैं जरा हिसाब लगा लूं। ऐलान के वक्त सायन का शेयर तकरीबन 54 रुपए का था, तो 100 शेयर्स की कीमत हुई 5400 रुपए। जी, और डीएलएल का शेयर था 630 रुपए का, तो 7.29 शेयर्स की कीमत ये तो तकरीबन 4600 रुपए बनती है। ये तो सीधा सीधा नुकसान लग रहा है। क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? आपकी रियाजी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ है। इंतजामिया का तर्क ये है कि आप अपनी कीमत का मुवाजना आज की कीमत से ना करें। वो कह रहे हैं कि हम आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं जो तेजी से तरक्की कर रही है, जबकि आपकी अपनी कंपनी एक जगह खड़ी थी। अच्छा। ये एक सुस्त रफ्तार कश्ती से निकलकर एक तेज रफ्तार ट्रेन में सवार होने जैसा है। आज का थोड़ा सा नुकसान मुस्तकबिल के बड़े फायदे के लिए है। अच्छा, तो पूरा खेल मुस्तकबिल की तवक्कात पर खेला जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस सौदे की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर एक चीज पर है, डीएलएल का शेयर, उसकी कारकर्दगी ही सब कुछ है। बिल्कुल। डीएचपीएल और सायान के शेयर होल्डर्स की किस्मत अब उनकी अपनी कंपनियों से नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर डीएलएल की कारकर्दगी से जुड़ गई है। और यही बात थोड़ी परेशान कुन है, क्योंकि जब आप अपनी किस्मत किसी एक चीज से जोड़ देते हैं तो आपको ये यकीनी बनाना होता है कि वो चीज डूबने वाला जहाज ना हो। तो डीएलएल की कारकर्दगी कैसी रही है? क्या ये वाकई इतना मजबूत स्टॉक है जिस पर भरोसा किया जा सके? यहीं पर इस सारी कहानी का ड्रामाई पहलू सामने आता है। पिछले एक साल में डीएलएल का शेयर तकरीबन 194 रुपए से उड़कर 630 रुपए से भी ऊपर चला गया है। ये एक नाकाबिले यकीन रैली है। वाह, 194 से 630 तक। और बाकी दो का क्या हाल है? बाकी दो की कहानी बहुत बोरिंग है। डीएचपीएल का शेयर 61-62 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है। बस वहीं का वही। जी, और सायान का शेयर भी 53-54 रुपए के इर्द गिर्द मंडला रहा है। उनमें कोई खास हरकत नहीं हुई। तो एक मिनट, डीएलएल का शेयर आसमान पर है और बाकी दो जमीन पर, और अब वो अपने महंगे शेयर को एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी सुस्त रफ्तार बहन कंपनियों को अपने अंदर जम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपनी चमकती हुई नई गाड़ी के बदले दो पुरानी
खड़ी हुई गाड़ियां ले रहा हो। कागज पर तो असासे बढ़ गए, लेकिन क्या वाकई कोई कीमत बढ़ी? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। यहीं पर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का तस्वर सामने आता है। आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे, कोई नई फैक्ट्री नहीं लगा रहे, बल्कि आप सिर्फ मालियाती ढांचे को इस तरह तरतीब दे रहे हैं कि किसी खास ग्रोह को फायदा पहुंचे। और इस खेल में सबसे अहम चीज टाइमिंग होती है। बिल्कुल। और यहाँ टाइमिंग ये है कि ये इंजमाम डीएलएल की कीमत में जबरदस्त इजाफे के बाद किया जा रहा है। उन्होंने पहले डीएलएल के शेयर को आसमान तक पहुंचने दिया, और जब वो अपनी बुलंद तरीन कीमत पर था, तब उन्होंने उसे दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। ये मुझे एक नए तस्वुर की तरफ ले जाता है, जिसका जिक्र हमारे तज्जिये में है, गैर मुतनासिब खतरा या एसिमेट्रिक रिस्क। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस कहानी का दिल है। इसे आसान अल्फाज में कैसे समझा जाए? इसे यूं समझें कि डीएचपीएल और साइन के शेयर होल्डर्स एक पार्टी में देर से पहुंचे हैं। डीडीएल के शेयर होल्डर्स ने 1904 रुपए से 630 रुपए तक का सारा सफर किया। उन्होंने मौसीकी का लुत्फ उठाया, रक्स किया और खूब मुनाफा कमाया। साइन और डीएचपीएल के शेयर होल्डर्स बाहर खड़े ये सब देखते रहे। और अब जब पार्टी तकरीबन खत्म हो चुकी है और स्टॉक अपनी बुलंदतरीन सतह पर है, इन्हें अंदर बुलाया जा रहा है। बिल्कुल। उन्हें उस बुलंद तरीन कीमत पर डीडीएल के शेयर्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इनाम में तो कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब वो खतरे में पूरी तरह शरीक है। अगर डीएलएल का स्टॉक यहाँ से गिरता है, और बुलंद सतह से गिरने का खतरा हमेशा ज्यादा होता है, तो वो इस गिरावट का पूरा नुकसान उठाएंगे। तब बुलाया जाए जब मौसीकी बंद होने वाली हो। आपने रक्स तो नहीं किया, लेकिन जब सफाई का वक्त आएगा तो आप वहीं मौजूद होंगे। ये तो बहुत गैर मुंसिफाना लगता है ना? यही गैर मुतनासिब खतरा है। उनका रिस्क प्रोफाइल रातों रात बदल गया है। कल तक वो एक मुस्तहकम, कम तवक्कुआत वाले बोरिंग स्टॉक के मालिक थे, जहां खतरा कम था। आज वो एक बहुत ज्यादा गैर मुस्तहकम और बुलंद तवक्कुआत वाले स्टॉक में दाखिल हो रहे हैं, जहां तमाम खतरा एक ही जगह मरकूज हो गया है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या ये मुमकिन नहीं कि डीएलएल की इंतजामिया को वाकई यकीन हो कि कंपनी यहां से मजीद दुगनी हो जाएगी? वो शायद ये सोच रहे हों कि हम सायान और डीएचपीएल के शेयर होल्डर्स को एक सुनहरी मौका दे रहे हैं कि आओ हमारी कामयाबी का हिस्सा बनो। क्या हम सिर्फ मनफी पहलू तो नहीं देख रहे हैं? इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर आपके नुक्ता नज़र पर है। अगर आप पुरुमीद हैं, तो आप कहेंगे कि डीएलएल की शानदार कारकर्दगी उसकी मजबूत बुनियादों की अक्कास है, और ये तरक्की का सफ़र अभी शुरू हुआ है। तो उनके लिए ये एक मौका है जी। कि सयान और डीएचपीएल के शेयर होल्डर्स को एक मुर्दा घोड़े से उतरकर एक रॉकेट पर सवार होने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आप मोहतात हैं, तो आप कहेंगे कि डीएलएल का स्टॉक अपनी हद से ज़्यादा कीमत पर है, और इसमें गिरावट का खतरा बहुत ज़्यादा है। और ये इंजमाम सिर्फ एक चाल है। हाँ, ये सिर्फ असासों को एक जगह इकट्ठा करने की एक चाल है, जिसमें तमाम खतरा नए आने वाले शेयर होल्डर्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो आखिर में ये सौदा अच्छा है या बुरा, इसका फैसला तो सिर्फ वक्त ही करेगा। लेकिन मार्केट ने इस ऐलान पर फौरी तौर पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया? क्या सरमायाकारों ने इसे कबूल किया? ऐलान के अगले दिन डीएलएल का शेयर अपर कैप पर था, यानी उसकी कीमत में ज्यादा से ज्यादा मुमकिना इजाफा हुआ। तो मार्केट को ये सौदा पसंद आया? नहीं, इतना सीधा नहीं। उसी दिन डीएचपीएल का शेयर 10% गिर गया, यानी लोअर कैप पर था। ओह, और सायन का शेयर 5% ऊपर था। ये क्या बात हुई? एक ही सौदे पर इतना मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल। ये तो ऐसा है जैसे तीन लोगों ने एक ही फिल्म देखी और एक ने कहा शानदार, दूसरे ने कहा बकवास और तीसरे ने कहा ठीक-ठाक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट इस फैसले पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। हर कोई अपनी अपनी मंतिक के मुताबिक काम कर रहा है। डीएलएल के खरीदारों वो हैं जो तेजी के पीछे भाग रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इंजमाम के बाद कंपनी और भी बड़ी और मजबूत हो जाएगी, इसलिए वो अभी खरीदना चाहते हैं। ठीक है। डीएचपीएल के बेचने वाले वो मोहताज सरमायाकार हैं जो कह रही है, मुझे जबरदस्ती इस पुरखतरा महंगे स्टॉक में नहीं जाना, मैं अपना मुस्तहकम स्टॉक बेचकर इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलना चाहता हूँ। और सियान वाले? और सायान के ट्रेडर्स, वो शायद आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो हिस्सों के तबादले के तनासुब में छुपे हुए कलील मुद्दती मुनाफा को कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट भी उतनी ही उलझन का शिकार है जितना हम हैं। कोई वाज़ेह फैसला नहीं है।
बिल्कुल, ये जाहिर करता है कि ये एक पेचीदा और मुतनाज़ा सौदा है जिसके दोनों पहलू बहुत मजबूत हैं। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि ये इंतज़ाम कॉर्पोरेट हिकमत अमली की एक उम्दा मिसाल है। सतह पर ये एक मजबूत कंपनी बनाने की कोशिश है, लेकिन गहराई में ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक केस है जहां टाइमिंग और कीमत सबसे अहम है। जी। और सायान और डीएचपीएल के शेयर होल्डर्स के लिए ये एक गैर मुतनासिब खतरा लेकर आया है, जहां उन्हें माजी के इनाम के बगैर मुस्तकबिल के खतरे में शरीक किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही खुलासा दिया। बज़ाहिर एक मजबूत कंपनी का हिस्सा बनना बहुत पुरकशिश लगता है, लेकिन सवाल ये है कि आप किस कीमत पर और किस वक्त इसका हिस्सा बन रहे हैं। और आखिर में एक सोचने की बात, ये दस्तावेजात और आदाद व शुमार हमें खतरे का तज्जिया करने में मदद करते हैं, लेकिन एक सरमायाकार के लिए हतमी सवाल सिर्फ आदाद व शुमार का नहीं होता, बल्कि एतमाद का भी होता है। क्या सायन और डीएचपीएल के शेयर होल्डर्स को डीएचएल की इंतजामिया पर भरोसा है कि वो न सिर्फ इस बुलंद कीमत को बरकरार रख सकेगी, बल्कि इसे मजीद आगे ली जाएगी? या ये सिर्फ आसासों को उरूज पर इकट्ठा करने की एक होशियार चाल है जिसमें तमाम खतरा नए आने वालों पर मुंतकिल किया जा रहा है?